नमस्कार। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह लाइव चौपाल। अब शो कहना तो ठीक नहीं है, चौपाल है। और इस चौपाल पर अपने अंदाज में चर्चा होती है, अपनी स्वतंत्रता से लोग बात रखते हैं। और इस चौपाल पर कोई आग्रह, कोई दुराग्रह की बातें नहीं होती है। समाज और देश हित में जो बेहतर है, और बेहतर शब्द भी तो सापेक्ष शब्द है। अब तक का जो बेहतर चिंतन है, बेहतर समझ है, हम उस समझ के साथ चौपाल पर हाजिर होते हैं। आज चौपाल पर पुराने मित्र जो है, आपके चिर परिचित चेहरे मनोहर मनोज अर्थशास्त्री हैं और आज मौजूद हैं। प्रणाम। डॉक्टर योगेंद्र पहुंच गए हैं और सारे लोग जानते होंगे, मित्र जानते हैं, डॉक्टर योगेंद्र 4-5 दिनों से व्यस्तता के कारण से चौपाल पर नहीं आ सके। हम स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं अखिलेश अखिल जी का, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सभी साथी, चिर परिचित साथी हैं जो लगातार जहां तक हम लोगों की पहुंच बन पा रही है, सभी साथी को लोगों ने सुना है और समझा है। मित्रों, आज जो चर्चा की बात है कि 3 विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज तैयारी मनोहर मनोज ने भी की है। जो कल से सुप्रीम कोर्ट का जो मिजाज है, और खास करके भाजपा के प्रति, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के प्रति जो न्यायिक प्रक्रिया है और जो वाजिब बातें जो सुप्रीम कोर्ट से स्वाभाविक अपेक्षा होती है, सुप्रीम कोर्ट ने वह दिखाया। और इनके भ्रष्टाचार का यह लगभग देश के सामने यह बातें अब स्पष्ट हो गई है। इनकी बातें अब पाखंड के करीब है। जो भी बातें कहते हैं वो मिथ्या है, सत्य के करीब नहीं है। भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली भाजपा भ्रष्टाचार को किस प्रकार से सांस्थानिक स्वरूप प्रदान की, यह आरोप नहीं है, ये एक समझ बन रही है। और अंतिम जो कानून का केंद्र है, मंदिर है, वह अंतिम कोर्ट जो हम लोग का है, वह कोर्ट के तरफ से यह है कि यह नहीं चलेगा। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जो सवाल हैं और जो काली कमाई है, काले धन का जो आपने उपयोग किया है अपने दल के प्रचार प्रसार, और मैं ये करूं कि मात्रा का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने भी लिया है, कांग्रेस ने भी लिया, ममता बनर्जी ने भी लिया। और इस देश की जनता को, यहाँ के लोकतंत्र को, यहाँ के आम आवाम को धोखा में डाल करके 500 रुपया का जब कोई अंतर होता है तो बैंक का मामला दर्ज होता है। 5,000 की गाय आती है और गाय मर जाए तो किसान को जेल जाना पड़ता है। क्या क्या नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड की कहानी जानते हैं आप कि 2,000-4,000 रुपये के लिए, 10,000 रुपया के लिए किसानों को जेल में जाना पड़ता है। ये कहानी है। लेकिन हजारों हजार करोड़ रुपया और काले धन का उपयोग अपनी सत्ता, अपने संगठन, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए देश को अंधकार में रख करके यह कहानी घटित हुई है। कल के बाद सारा मामला आप देख रहे हैं कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट बैंक को कि 48 करोड़ अकाउंट होल्डर है इस बैंक में, और इसकी जो मतलब की पहचान है खतरे में है। लोगों का भरोसा आपने तोड़ा है, आपकी विश्वसनीयता संकट में है। ये करोड़ों करोड़ जो खाता धारक है, अब तो स्टेट बैंक को लोग समझने लग गया है कि आप इस देश को तबाह करने में इस बैंक की भी भूमिका है। और कोर्ट के सामने में यह बैंक झूठ बोल रहा है, हम चुनाव के बाद हलफनामा देंगे। और डिजिटल इंडिया, यह भी एक बड़ा पाखंड है कि 2,000 लोगों का डेटा तुम्हारे पास में नहीं है और 2,000 लोगों के नाम, वो तो अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, जिन्होंने देश को लूट करके अपने पास पैसा रखा और बैकडोर से पार्टियों को पैसा दे रहा, क्रिमिनल हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि आतंकवादियों का पैसा लेकर के यहाँ कुछ संगठन चल रहे हैं, कुछ अखबार और कुछ मीडिया हाउस चल रहा है, उसको आप जेल में डाल रहे हैं, अंडा सेल में डाल रहे हैं। आपने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पहल की है। क्या परिणाम होता है, यह 1 से 2 दिन के अंदर में ये बातें आएगी और मनोहर मनोज इस पर बात रखेंगे। और दूसरा, बंगाल से लेकर के अभी तक लगातार कोशिश हुई है कि आज तो एक लेख में पढ़ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र को, बंगाल में जो संदेश खाली की घटना घटी है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है और अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी महिला है और महिलाओं की सहभागिता उसकी जीत में बड़ी होगी,
इसलिए किसी महिला विक्टिम को प्रतीक बना करके अराजकता पैदा करना, वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी करना, बहुत प्रकार की घटना, अभी भी संदेश खाली की घटना थमी नहीं है, वहां भी अभी भी आक्रोश व्याप्त है। बंगाल से लेकर के बिहार का क्या कहना है, अभी निविड़ जी जुड़ गए हैं, निविड़ जी से बातचीत हो रही थी। भैया 10 साल में पूरी दुनिया में आपने डंका बजाया कि आप जैसा कोई व्यक्ति नहीं, दूजा नहीं इस भारतीय राजनीति में हुआ है। अमेरिका में लोग लाखों लाख की संख्या में आपको सुनने के लिए आ रहे हैं और आपको कहते हैं हाउडी हाउडी। अरबियन कंट्री में जाते हैं तो वहां अलहन मोदी की बात होती है। भैया इतने बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं और 2 दिन की राजनीति करने वाले चिराग के चरणों में क्यों आप गिड़गिड़ा रहे हैं? आप मुकेश सहनी के पास क्यों जा रहे हैं? आपको 10 साल जो डेवलपमेंट का काम किया है वह क्यों नहीं बताना चाहते हैं? आपको अपने ही कथित विकास पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों इतने समझौतावादी हैं? कहीं मुख्यमंत्री की लूट करते हैं, कहीं विधायक की लूट करते हैं, कहीं मतपेटियों की लूट करते हैं। क्या है भैया? हम लोग को था ला के विरोध हो सहमत हो, इस सरकार ने जो काम किया है, इस सरकार को ही अपने काम पर भरोसा नहीं है। और भारतीय राजनीति में इतना समझौतावादी नेतृत्व आज तक घटित नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है, जबकि इनके पास अमूमन ताकत है, दुनिया की बड़ी पार्टी है, संसाधन की कमी नहीं है और कुछ गवर्नमेंट एक्टिविज्म भी है, उसके दृश्यमान परिणाम भी है। इन तमाम चीजों के बावजूद इतना समझौतावादी हो जाना, इतना गिर जाना, किसके किसके पास नहीं जाना, इसका साफ मतलब है आपको किसी पर भरोसा नहीं है। राम मंदिर से हम असहमत हो सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा पर हमारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन सच बात है कि जो आपका टीआरपी हाई था, जो आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, वह एक बड़ी बात थी। भारत की जनता जैसी हो, जो भी आरोप लगा दे, लेकिन यह तो तय था कि आपकी टीआरपी हाई थी। आपको तो राम पर भी भरोसा नहीं। निविड़ जी का मोबाइल थोड़ा अल्टर है, उल्टा है निविड़ जी। तो यह जो चीजें हैं जी, यह जो चीजें हैं, लगता है कि यह सरकार इतनी कमजोर सरकार कभी देखी नहीं है, जबकि बाहर से बहुत ताकत, बहुत सब कुछ एकदम नमो नमो चारों तरफ हो रहा है। इसके बावजूद भी इतनी समझौता परस्ती, यह तो खेल है। और आपने देखा कि मैं तो अभी किसी बांगर सीमेंट की बात में नहीं कर रहा हूं, मैं तो बांगर सियासत की बात कर रहा हूं। और हरियाणा की जो तमाम लालों के जो कबीले रहे हैं, इन तमाम कबीलों की कहानी को आप जानते हैं कि भजन लाल से लेकर के, बंसी लाल से लेकर के और देवी लाल से लेकर के, मनोहर लाल से लेकर के, ये जो तमाम जो वंशवादी राजनीति और 95% नेतृत्व यही 5-6 घराने अहिरवार और जाट और तमाम जो ये कबीली जो पॉलिटिक्स है, जो कबीले की पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स को आप देख रहे हैं कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत गर्व, मुझे लगता है यह सुनकर के हमें भी गर्व हुआ था कि किस प्रकार से मोटरसाइकिल पर चलते थे हरियाणा में, गली गली घूमते थे, एक दरी पर मनोहर लाल खट्टर के साथ सोते थे। और कल 4-5 बजे तक की यह बात थी और कपड़े कुर्ते की तरह आपने मुख्यमंत्री को ऐसा बदला कि उनको बेचारे को पता नहीं था कि कल हम भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और किस लिए? कि सैनी मतों को जाट और अहिरवार से बाहर निकाल करके उधर सैनी, इधर मौर्या, उधर सम्राट और उधर उपेंद्र कुशवाहा। भैया यही घिनौना काम करना है तो कम से कम आपको हिंदुत्व पर बात नहीं करना चाहिए, आपको रामत्व पर बात नहीं करना चाहिए, आपको बड़े आदर्श की बात नहीं करना चाहिए। ना तो आपको राजधर्म पालन करने आता है, ना आपको धर्मराज बनने की कला है। आखिर क्यों भयभीत है आप? किससे डर लग रहा है आपको? कौन पीछा कर रहा है? उस भूत का नाम हम लोग आज यहाँ इस चौपाल पर चर्चा करेंगे कि भूत क्या है, क्यों भयभीत है भारतीय जनता पार्टी, आखिर उसके नारे का क्या हुआ? भय, भूख और भ्रष्टाचार, ये लगता है कि पर्याय हो रही है क्या? जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं उसको शिष्टाचार बना रहे हैं और बिल्कुल करप्शन को एक इंस्टीट्यूशनल शेप दे रहे हैं। चुनाव 1 महीना है, भारत का भविष्य तय होगा, भारत का कल तय होने वाला है। यहाँ की जमहूरियत इनके जिंदगी का सवाल है, जज्बात का सवाल है, लेकिन कुछ नहीं है सिवाय सेटिंग, गेटिंग और तोड़ना मरोड़ना और सब कुछ बकवास के अलावा कुछ नहीं है। आखिर क्या देश तमाशबीन रहेगा? हम क्या ताली बजाते रहेंगे? और इन तमाम निठल्ले और निकम्मे निजाम की ये बदनीयत को हम लोग सहते रहेंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे? ये मैं मानता हूं कि नक्कार खाने में हमारी आवाज तूती की होगी, लेकिन इस वक्त में अपने हिस्से की भूमिका निभानी चाहिए, अपनी
चुप्पी को भी तोड़नी चाहिए। मैं सीधे तौर पर इन तमाम सवालों के साथ में जो CAA के सवाल हैं, इन तमाम चीजों को ढकने के लिए बीच में आप ले आए। और कांग्रेस का भी, मैं एक बात कहते कहते मैं चौपाल की मैं बहस की शुरुआत करूंगा। दुर्भाग्य यह है, आज कांग्रेस के तमाम नेताओं का बयान में देख रहा था, हिम्मत नहीं है कांग्रेस के नेताओं को यह कहने का कि CAA गलत है। किसी के ट्वीट को आप उल्टा करके देख लीजिए, कोई यह कहने के लिए तैयार नहीं है। सब तकनीकी बात कर रहे हैं कि टाइम पर यह गलत टाइम है। भैया टाइम गलत हो या सही हो, तुम यह बताओ कि यह CAA सही है या नहीं है। आर पार की बात करो, यह अच्छा है कि बुरा है, लेकिन तुम तकनीकी बात करते हो। नहीं, इस वक्त में ठीक नहीं था। अगर चुनाव के बाद ही होता तब ठीक होता क्या? और 6 महीना पहले हो जाता तब ठीक होता क्या? अरे भैया 4 साल पहले यह CAA के सवाल उठे थे। आप स्पष्ट करो तुम किसके साथ हो, क्या करना चाहते हो, और मुसलमानों को लेकर के जो नया नैरेटिव्स कर रहे हो स्पष्ट करो। यह अब जो है ना, यह डुप्लिसिटी जो है ना, यह डुअल कैरेक्टर से बात नहीं बनेगी। आज तो 40-45 पर है, कल 4 पर भी चले जाएंगे, चले जाइए। लेकिन कांग्रेस को भी हिम्मत के साथ में यह कहना चाहिए था, यह सही है यह गलत है। कांग्रेस भी कंफ्यूज कर रही है, यह तो कंफ्यूज्ड है ही, कांग्रेस भी कंफ्यूज कर रही है, और तमाम अपने अभावों को ढकने के लिए एक से एक नया रोज नया शगुफा लाया जा रहा है। हम इस बहस की शुरुआत कर रहे हैं कि CAA के सवाल हैं। हरियाणा में जो सियासत, जो कबीले की राजनीति घटित हो रही है, और जो नायाब तोहफा आपको मिला, एक नया मुख्यमंत्री आज मिला, रोज नया नया तो नई घोषणा होगी या नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा आपको। ये तमाम चीजें चल रही है, और इलेक्टोरल बॉन्ड है। 3 सवाल हैं, और इन तीनों सवालों को छूते हुए आज मैं बहस की शुरुआत कर रहा हूं। मैं सीधे तौर पर आज डॉक्टर साहब ने कहा है कि आज मैं फिनिशर की भूमिका में रहूंगा, तुम हमसे ओपनिंग मत करवाना। था आज मैं बिल्कुल जो है डॉक्टर योगेंद्र से ओपनिंग नहीं करवा रहा हूं। आज इस जो बहस है इसको फिनिश करेंगे। सीधे तौर पर मैं मनोहर मनोज के पास में आना चाहता हूं, क्योंकि अभी 4 साथी हैं, एक साथी और अभी आने की उनकी संभावना है। तो हम लोग 2 चक्र में बात करें, ताकि फिर काउंटर क्वेश्चंस भी हो, फिर आप उनको कहे भी। तो मुझे लगता है कि आप अगर फोकस्ड हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जो मामले हैं, यह जो नए प्रकार का करप्शन है, इस करप्शन को ये मात्रा का अंतर हो सका। अभी आप कह रहे थे कि इतना 100 करोड़, और ये डाटा पर भी कंफ्यूजन है। 17,000 करोड़ का मामला है, कोई 12,000 कर रहे हैं, कोई 14,000 कर रहे हैं, आप अभी 7,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। बात जो भी है, इस करप्शन पर आप चर्चा करेंगे, डाटा का अंतर हो सकता है। मनोहर जी आप शुरुआत करें, अब फिर हम अपने मित्र के पास आएंगे। देखिए, 2 लाइन पहले मैं कहूंगा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में एक बार कहा था कि हम अपने 5 साल के कार्यकाल में 4.5 साल बिल्कुल डेवलपमेंट की बात करेंगे, और केवल एक पॉलिटिकल करेक्टनेस और पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस से दूर रहेंगे। और अंतिम 6 महीनों में जब चुनाव आएगा तो हम राजनीति करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल को छोड़ दें तो दूसरे कार्यकाल में उनका हर डिसीजन, हर एक्टिविज्म, हर एक चाल, हर एक संबोधन, हर एक स्टैंड, सारी पॉलिटिकल करेक्टनेस से ग्रसित रहा है। उसमें हो सकता है कि कई चीजें देश के लिए अच्छी हो, लोगों को अच्छा लगा हो, लेकिन जब हम उसको एक इंटेलेक्चुअल लेबोरेटरी में आकर के उसके औचित्य और अनौचित्य के आधार पर जब कसते हैं, तो हमें लगता है कि करप्शन जो देश की सबसे बड़ी 12 मासी और सारी समस्याओं की जननी है, और करप्शन की जो पॉलिटिक्स की गई, जो इसकी एक नैरेटिव गढ़ी गई नरेंद्र मोदी के द्वारा कि पहले फ्रेम उल्टा है। निविर जी आप फ्रेम सीधा करें, आप उल्टे दिखाई तो पहले, हाँ, तो पहले करप्शन की जो नैरेटिव ये गढ़ी गई कि हम तो करप्शन के खिलाफ हर तरीके का सुधार ला रहे हैं, नोटबंदी, ब्लैक मनी के लिए नोटबंदी लाया, फिर उसके बाद बेनामी संपत्ति। निविर जी आवाज जा रही है कि एक निविर जी आवाज जा रही है, और निविर जी आवाज जा रही है आपको, निविर जी आवाज जा रही है आपको, निविर जी को ऑफ करो। आदित्य स्टूडियो से निविर जी का फ्रेम जो है उल्टा है, आवाज जा रही है। सीधा आ गया, सीधा हो गया, सीधा हो गया।
तो करप्शन की जो करप्शन की पॉलिटिक्स की जो नैरेटिव है कि सत्ताधारी दल हर तरीके से सुधारवाद को अंजाम दे रहा है, सत्ताधारी दल हर तरीके से चरित्रवान बना हुआ है, और ये केवल विपक्षी हैं जो अलग अलग घोटालों में, अलग अलग डायनेस्टी पॉलिटिक्स में, रेवड़ी कल्चर में, अलग अलग तरीके के गलत डिसीजन में डूबे हुए हैं। और सरकारी एजेंसियों को इस तरीके से निर्देश दिया गया कि जहां जहां इंफॉर्मेशन मिले, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसमें ईडी है, उसमें सीबीआई है, कि जो इंफॉर्मेशन विपक्षी दलों के द्वारा और विपक्षी शासित सरकारों के राज्यों की तरफ से आए, उसको लेकर के आपको प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना है, चार्जशीट करना है, नेमिंग, शेमिंग और ब्लेमिंग का पूरा खेल खेलना है। और इस करप्शन की पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी की पार्टी ने यह दिखाया कि वो तो करप्शन के खिलाफ क्रूसेडर हैं और विपक्षी दल हर तरीके से पोर पोर उनका डूबा हुआ है। लेकिन जो असलियत समझते हैं उन्हें अच्छे तरीके से पता था, खास करके मैंने करप्शन पर चूंकि बड़ा लंबा चौड़ा काम किया है, और उस काम को ठीक है बाबा जी ने अभी तक कभी हल्के तरीके से अभी बताया नहीं है, लेकिन आज ऐसा टॉपिक है कि मुझे बताने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। करप्शन पर जो एक ऑल राउंड जो अटैक होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑल मेजर्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ लीगल, इंस्टीट्यूशनल और ऑल सॉर्ट्स ऑफ अटैक ऑन करप्शन, यह सरकार एक तरह से कॉस्मेटिक रही है। केवल और केवल इनका ये काम रहा है कि बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जो विपक्ष के कभी शासन में रहे, उनके नेताओं का पूरा आपको जखीरा दिखाना है कि कहीं पर कैश रखा है, कहीं पर बेनामी एसेट है, कहीं पर कुछ है, और उसको लेकर के अब तक चलते रहे। लेकिन जो आप आज का जो इलेक्टोरल बॉन्ड और सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन जो पीआईएल पर आया कि आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, और जो लोग 20,000 से ऊपर जो उसमें बॉन्ड खरीदते हैं पैसे देकर, उनका नाम पब्लिक नहीं होता, तो बहुत संभव है कि मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलता है। और चूंकि मनी का, ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है कि जो मनी ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो टैक्स की पाइप से गुजरा नहीं है, जो डिक्लेयर्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उन पैसों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और 2017 से जब 2016 में नोटबंदी आई, उसके बाद अरुण जेटली ने घोषणा की, 17-18 के बजट में इसका प्रोविजन आया, और जब इलेक्टोरल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, तब से लेकर अभी तक, आज तक के आंकड़े, क्योंकि एडीआर जो प्रमुख संस्था है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसके वेबसाइट पर 22-23 तक का आंकड़ा है। तो कुल आंकड़ों को अगर केवल 22-23 की बात करें तो करीब 3,000 करोड़ के फंड भारत के 6 बड़े नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को प्राप्त हुआ। और 3,000 करोड़ में जो 24% और प्लस 10% और ये नॉन सोर्स है, जैसे कि चंदा लेना, कूपन बेचना, या कोई मेंबरशिप का पैसा लेना, और जो इसमें 40-60% जो अमाउंट है वो अनडिस्क्लोज्ड है, मतलब कि वो है, मतलब उसका कोई सोर्स नहीं पता चलता। और जो 60% जो अमाउंट है वो 3,000 का आपका 1,800 करोड़ बनता है। और उस 1,800 करोड़ में करीब 1,800 करोड़ में 1,500 करोड़ वो इलेक्टोरल बॉन्ड से आया हुआ है, जिसमें किसने दिया, कौन व्यक्ति है, कितना अमाउंट है, वो बिल्कुल संज्ञान में और पब्लिक नहीं रखा गया है। और इसकी जो बड़ी जो एजेंसी है, एकमात्र एजेंसी है एसबीआई है, जिसको डिजिग्नेट किया है सरकार ने कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेगी और देगी। आप बाबा जी जो एंकरिंग में एसबीआई पर आपने अटैक किया, एसबीआई पर अटैक करने की जरूरत नहीं थी। सरकार का वो बैंक है, सरकार के आदेश का पालन करेगा। इस सरकार में और पहले की सरकारों में यही अंतर है कि पहले भी व्यवस्था परिवर्तन के कार्य नहीं हुए, आज भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन सरकार पॉलिटिकली इतनी स्ट्रांग है कि जो पॉलिटिकल मास्टर जो डिसीजन लेता है अपने हक में, ब्यूरोक्रेट बिल्कुल खड़े होकर उसका प्रतिपालन करते हैं, जबकि पहले की सरकारों में नहीं होता था। तो सरकार का डर था कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम 30 जून तक दे पाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ तब उसने कहा कि नहीं, आपको 12 मार्च तक देना होगा। तो आज एसबीआई ने घोषणा कर दी, पहले तो उसने बहाने बनाए कि 1 करोड़ के जितने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए उनकी संख्या सैकड़ों और हजारों में है, तो सबको हम अलग अलग डिफरेंशिएट और टैली नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव में एसबीआई को कहना पड़ा कि नाउ वी आर रेडी टू डिस्क्लोज ऑल द डोनर्स और ऑल द
क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज होल्डर। तो मुझे लगता है कि अब ये आंकड़ा आएगा, लेकिन अगर आप पूछ ले 2017 के बाद से और अब तक का आंकड़ा देखें तो करीब 13 से 14 हजार करोड़ रुपया आया है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अकेले 7,000 करोड़ रुपया आया है, और उसका करीब 70% हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखाया कि लीगल रूप से हम सबसे ज्यादा पैसा लेते हैं, तो हम उसको खर्च कर रहे हैं। और बताया जाता है पुष्ट रूप से कि नोटबंदी भी इसलिए लाई गई कि विपक्षी दलों को उनको पूरे पैसे से मैं इसलिए आपको एक बात रखनी है, स्पष्ट करना चाहता दर्शकों के सामने, 70% भाजपा ने लिया, कुछ प्रतिशत कांग्रेस को नहीं, गया। उसके भाई उद्योगपतियों ने खरीदा, भारतीय जनता पार्टी को प्रेफर किया, भारतीय जनता पार्टी को प्रेफर किया कि क्योंकि उनकी सरकार में है। तुम्हारा भ्रष्टाचार बड़ा है, मेरा भ्रष्टाचार कम है, उसका भ्रष्टाचार कम है। क्या लगता है कि पूरी दलीय व्यवस्था आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, या आप कह रहे हैं इस बॉन्ड के माध्यम से सारे दल नंगे ही समाज में, यह कहना चाह रहे हैं? नहीं, सारे दल नंगे नहीं है। देखिए इसका सीधा अर्थ यह है कि जो पार्टी सरकार में है वो उद्योगपतियों के इलेक्टोरल बॉन्ड की आकर्षक वो है, मार्केट है, क्योंकि उनका काम बनेगा। अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे तो कई सारे लाइसेंस, परमिट, कोटा और सरकार के कई सारे डिसीजन जो बिना किसी घोषणा किए साइड से बाएं दाएं से केवल नजर लगा करके सरकार उनका कर देगी, तो कॉर्पोरेट उनका खरीद रहा है। अब देखिए इस साल 2022-23 में 1510 करोड़ जो है रुपया आया, तो 1294 करोड़ तो बीजेपी को मिला और सिर्फ 171 करोड़ कांग्रेस को मिला, और आप पार्टी को 45 करोड़ मिला। तो कहने का मतलब ये है कांग्रेस पार्टी पर तो बाकायदा इनकम टैक्स का जो है लेवी लग गया कि आपको उनका जो भी पैसा था उसको भी खींच लिया सरकार ने। तो कुल मिलाकर के पहली बार नरेंद्र मोदी जो एक नैरेटिव पर आए थे कि विपक्षी भ्रष्ट है, और इस बार आपने लीगल तरीके से आपने पैसे इकट्ठे किए, रातों रात बीजेपी के 2 सेंट्रल ऑफिस तैयार हो गए, 600 जिलों में आपका जो है करोड़ों का दफ्तर तैयार हो गया, पॉलिटिक्स की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी ने बना ली। और योगेंद्र यादव जो कहते हैं कि बीजेपी इज लाइक जस्ट इलेक्शन मशीन, तो मुझे लगता है सही बात है, वो साधन संपन्न है और प्रेगमेटिक पॉलिटिक्स करने वाले विपक्ष के जितने पैसे के स्रोत हैं उसको वो खत्म करते हैं, चाहे नोटबंदी लाके करें या इनकम टैक्स ऑफिशियल का इस्तेमाल करें। और एक बात मैं और बता दूं कि 2014 में जब कांग्रेस पार्टी थी सरकार में और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में उनसे लड़ रही थी, 2000 मेरी जो ये किताब है, ए क्रुसेड अगेंस्ट करप्शन, जो 2 वॉल्यूम में किताब है, मैं केवल इसका जिक्र कर रहा हूं। इसमें एक जगह इस चैप्टर में 2014 के चुनाव के पूरे खर्चे का ब्यौरा दिया हुआ है। इसमें जो खर्च हुआ है उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होते हुए भी 438 करोड़ रुपए खर्च करती है, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में होते हुए 383 करोड़ खर्च करती है। मैं ये कांग्रेस के प्रति सिंपैथी जताने और उनकी नीतियों को समर्थित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जो धन सत्ता का राजनीति में जो इस्तेमाल होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी कैसे अव्वल है, और सरकार में आने के बाद वो उसका अव्वलपना और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के जवाब तो अब सुप्रीम कोर्ट के मातहत आपको देना पड़ेगा। अब निविर जी के पास में आ रहा, निविर जी और मोदी जी तो बहुत आगे हो गए हैं, लोकप्रिय है। मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, आपकी आवाज भी आ रही है, चेहरा भी सीधा आ रहा था, नहीं तो मतलब हीगेल के आदर्शवाद की तरह आप शीर्षासन कर रहे थे। नहीं, शीर्षासन नहीं, मैं अपनी आवाज दुरुस्त करने की कोशिश में था। अच्छा जी, हाँ जी। मैं निविर जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अब आवाज भी आ रही है और आवाज थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो और भी आवाज पहुंचेगी। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी परेशान है मोदी जी से। अब भारत को कम कष्ट है जितना भारतीय जनता पार्टी को कष्ट है। 52 से लेकर के जो वसूल, जो राजनीति, जो एकात्म मानववाद, गांधी समाजवाद और जेब में चना लेकर के भूखा रह करके पार्टी को खड़ा किया गया। आप सहमत हो सकते हैं, आप गांधीवादी हो सकते हैं, अम्बेडकरवादी हो सकते हैं, मार्क्सवादी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है कि दीनदयाल उपाध्याय की धोती फटी होती थी। हाँ, और जीवन में आदर्श था सभी लोगों के जीवन में। और अटल बिहारी वाजपेयी अपने से रिक्शा पर चढ़ के जाते थे, माइकिंग करते थे कि भाइयों अब अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण होने वाला है, वही मंच भी बनाते थे, वही चढ़ते भी थे। एक हम लोगों ने, और साधन के अभाव में भी और साधन के प्रभाव में भी
जो संघ परिवार एक संतुलन में था, प्रभाव था, तब भी हमको कितना उपयोग करना था, समाज के धन का अभाव में भी कैसे जीना है, एक आदर्श प्रस्तुत किया था। जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक में आप गोडसे और हिंदुत्व इसको लेकर के आप घेर सकते, अलग सवाल है। लेकिन अपने कथित वसूलों को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के जो संघर्ष किया, जो शहादतें दी, नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा, उसके अगुवा, उसके प्रणेता या स्वयं पार्टी रो रही होगी कि हमने अपनी गोद में किसको पाल लिया है। क्या लगता है कि लौट करके भारतीय जनता पार्टी वसूलों के साथ खड़ी हो पाएगी, या पार्टी विथ डिफर रह पाएगी, या डफर बन के रह जाएगी? या डिफर और डफर में निवीर शिवपुत्र जी का दिमाग कहां चल रहा है? जी, ओवर टू यू सर। यहाँ चल रहा है बाबा कि पहले तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि भाजपा नरेंद्र भाई मोदी से घबराई हुई है। आपने जो सवाल उठाया है भाजपा का भय कहाँ है और क्यों भयभीत है भाजपा, तो भाजपा के भय को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि भयाक्रांत मनुष्य कब होता है, जब उसके पास खोने को बहुत कुछ होता है। तो जैसे जैसे भाजपा मजबूत होती जाएगी वैसे वैसे उसका भय बढ़ता जाएगा। गद्दी और गड्डी दोनों जितनी मोटी होती जाएगी भय उतना ही सताएगा आपको, क्योंकि खोने के लिए बहुत कुछ है। तो ये रिडल जो है, ये जो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि भाजपा क्यों भयाक्रांत है जब इतनी मजबूत स्थिति में है, जब लहर चल रही है नरेंद्र भाई मोदी के फेवर में, तो उनको ये क्यों पड़ी हुई है? नहीं, अतिरिक्त सुरक्षा यह तो मनुष्य की वृत्ति है। अधिकस्य अधिकम फलम, द मोर द मेरियर, ज्यादा मिले। हम लोग जान चुके हैं कि भय का कारण ही यही है कि आपकी इच्छाएं जो हैं वो आपको संतोष नहीं होता है, इच्छाएं जो हैं वो लगातार जन्म लेती रहती हैं और की रटन लगाता जाता हर पीने वाला। तो वही चीज है, जितनी आपको लोकप्रियता मिल रही है उससे आप वैचारिक प्रतिबद्धता आपकी नहीं बढ़ रही है, बल्कि आप इस भय से आक्रांत हो जा रहे हैं कि यह लोकप्रियता कितने दिनों की, कहीं ये हमसे छिन न जाए। कोई ऐसा मुद्दा, इसलिए आप देखेंगे कि किसी मुद्दे पे बहुत ज्यादा अभी स्टैंड नहीं ले पा रही है भाजपा, दुविधा में है। थोड़ी सी चूक से पूरा का पूरा चुनावी समीकरण गड़बड़ा सकता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं बार बार कहता रहा हूं कि लोकतंत्र केवल रटने से लोकतंत्र की न रक्षा होगी, न उसका विकास होगा, और न हम कहीं पहुंच पाएंगे। वस्तुतः लोकतंत्र को चुनाव तंत्र में तब्दील होते हुए देखने का दंश हम, आप और सब सारी जनता झेल रही है। इसको समझने की जरूरत है कि क्यों आप भ्रष्टाचार आप जिसे कह रहे हैं वो तो आपके तंत्र की जरूरत है। लोकतंत्र अभी आपके यहाँ मैच्योर स्थिति में नहीं है, जनता को समझ ही नहीं है। वो पैसे पे वोट करने के लिए चली जाती है, उसको भरपेट भोजन दे दिया जाता है तो वो उसके पक्ष में अपना वोट डाल करके चली आती है। तो ऐसी जनता के साथ आप जिसको जन शिक्षण कह रहे थे, जन प्रशिक्षण कह रहे थे, जन जागरूकता कह रहे थे, उसके पीछे धन की भूमिका तो होगी ही ना। और इसलिए किसी एक पार्टी की बात नहीं है, जो जितने बड़े पैमाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहेगा उसे उतने ज्यादा धन की आवश्यकता होगी। आप आदर्श स्थिति की बात करते हैं कि कम से कम खर्च में चुनाव लड़े। आपके यहाँ का लोकतंत्र इतना मजबूत नहीं है, कम खर्च में चुनाव लड़ने वाला कभी जीत नहीं सकता है, यहाँ वो पहुंच ही नहीं पाएगा लोगों तक। तब तो यह बॉन्ड तो मोदी जी जो कर रहे हैं, तमाम कारपोरेट को जोड़ करके देश की गाढ़ी कमाई को जिन कारपोरेट ने लूटा, उस पैसा को लेकर के जनता के बीच में लगावे। या फिर एक बात आपने कही कि जो क्या कहते हैं कि आपने कहा कि
वह जो है ना भय का जो कारण आपने बताया, तो नरेंद्र मोदी जितना जितना भ्रष्ट होंगे उतना ही शिष्टाचार बढ़ेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जहां पे पंच डाल रहे हैं ना, वो अधूरा सच है। उसके पूरे गैमट ऑफ ट्रूथ को जब तक नहीं आप जज करेंगे ना, तब तक आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन इस अपराध के लिए कोई एक दल, किसी एक दल ने किया होता तो आप कहते कि हाँ ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचारी है। वह कौन सी मजबूरी है, वह कौन सी व्यवस्था है जो पूरी की पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट करती जा रही है। द डायलॉग का मकसद यह है कि उन बुनियादी मुद्दों पे विमर्श हो। हम तो इस ये निजाम को जो है, निजाम के इर्द गिर्द जो प्रश्न घिरे हुए निविल जी, जो सवाल है देश की जनता जानना चाहती है, हम यह मान करके उस डायग्नोस में जाने के वहां जाए, उस केंद्र पर पहुंचे, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दिया जाए, इस सरकार से कोई सवाल ना किया जाए, इनके चरित्र को रेखांकित ना किया जाए और इसको नियति के रूप में स्वीकार किया जाए कि यह उस सिस्टम का करप्शन है। मतलब यह माना जाए कि नरेंद्र मोदी का करप्शन जो है सिस्टम से निकला हुआ है, उस पॉलिटिकल प्रोसेस की निष्पत्तियां हैं। इसमें तो कहीं कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए कि यह व्यक्ति का भ्रष्टाचार नहीं है, यह व्यवस्थागत भ्रष्टाचार है। और तभी आप जो है, जो भयभीत क्यों है भाजपा, आप बताइए कि ऐसे दल बदलुओं की राजनीति में कोई भी ईमानदार नेता अपनी ईमानदारी कब तक कायम रख पाएगा, या वो कभी आ पाएगा नेतृत्व की स्थिति में। ठीक ही नहीं है कि हर दूसरे कंधे पे जिस पे हाथ रख रहे हैं वो कल को आपका होगा, इसकी कोई गारंटी ही नहीं है। वैचारिक प्रतिबद्धता की बात आप भूल जाइए अभी की राजनीति में। इसलिए मैं कहता हूं कि एक दलीय पद्धति भारत झेल रहा है, एक ही दल है और वो दल है चुनावी दल। उसको केवल चुनाव लड़ना है, बाकी सारे मुद्दे इसलिए हैं कि चुनाव में हम कैसे जीत हासिल करेंगे। और दूसरे विपक्ष इसी बात का है। देख लीजिए ना कि विपक्ष के पास एकमात्र एजेंडा है मोदी हटाओ। कभी नहीं, इसको नहीं, एक बात तो ठीक, विपक्ष के अपने अभाव, निविड़ जी, विपक्ष की अपनी विसंगतियां हैं, अपनी विडंबना है, उसके अपने अभाव है, लेकिन उसके अभाव का मतलब नहीं है कि आपके तमाम अभाव जो है प्रभाव में कन्वर्ट हो जाए और आपका भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो जाए। द डायलॉग के मंच पर मैं यह सवाल करता हूं कि विपक्ष से हमारा तात्पर्य क्या है? नहीं, विपक्ष से ये तो फिर हमारे और आपके पास हो जाएगी। जोगेंद्र जी भी मौजूद हैं। एक बात यह है कि मैं फिर आपके पास आऊंगा। जोगेंद्र जी, अभी निविड़ जी ने कहा कि यह जो निष्पत्ति है उसी प्रक्रिया का परिणाम है, तमाम लोग भ्रष्ट हैं, यह सिस्टम पर सवाल कर रहे थे। कहीं न कहीं निविड़ जी में नियतिवाद भी था, यथास्थितिवाद भी था। लगा कि क्यों सवाल करना, जो हो रहा है देखते जाओ। ये तमाम प्रकार की चीजें है। तो आपको क्या लगता है कि चुपचाप हो जाना चाहिए, कुछ प्रश्न ही नहीं करना चाहिए, या फिर इनका शिष्टाचार बहुत मजबूत होगा और जितना ये भ्रष्ट होंगे? जी जोगेंद्र सर। भागलपुर में सृजन घोटाला हुआ, 20,000 करोड़ का घोटाला था ये, 20,000 करोड़ का। पशुपालन घोटाला 7,000 करोड़ का था, ये 20,000 करोड़ का था, जिसमें बीजेपी के नेताओं का नाम आया, दुबे जी का नाम आया, निशिकांत दुबे जी का नाम आया, शहनवाज हुसैन का नाम आया, गिरिराज सिंह का नाम आया। ये लोग भ्रष्टाचार में शामिल थे या नहीं थे मालूम नहीं, इसकी जांच हुई नहीं, तो ये कहना कि ये भ्रष्ट हैं या नहीं है, लेकिन इनसे पूछा तक नहीं गया। मनोरमा देवी के लिए, जो सृजन घोटाले की मालकिन थी, मनोरमा देवी के लिए ये लोग हवाई जहाज लाते रहे, उस पर बैठ के वो उड़ती रही और जांच नहीं हुई। तो भ्रष्टाचार जो अभी कह रहे हैं निविड़ जी कि आचार में शामिल है, सब पार्टियां इसमें हैं, मुद्दे नहीं हैं, अब मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी हटाओ, ऐसा नहीं है। जातीय जनगणना का सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, बेरोजगारी का सवाल उठाया जा रहा है, कई प्रश्न हैं राष्ट्र के स्तर पर जो उठाया जा रहा है। हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है। नरेंद्र मोदी को क्यों हटाना है, उसकी वजह क्या है, वो क्या कर रहे हैं। यह आश्चर्य नहीं लगता है कि एक प्रधानमंत्री
माथे पर जिस तरह की चीजें मोटा मोटा जो बांध करके अभी ये क्या कहते हैं कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, कैसा लगता है। मुझे तो लगता है कि इतना अंधत तो हो सकता है, पुजेड़ी आप बन जाए एक अलग बात है, और एक पागल की तरह एक प्रधानमंत्री, मैंने इतने बड़े देश लोकतंत्र का प्रधानमंत्री इस रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो थोड़ा सा अपने देश को भी लज्जा नहीं आती है, उसके कार्यकर्ताओं को नहीं लगता है कि ये मैंने क्या चल रहा है, इतना बड़ा ड्रामा हो सकता है। ड्रामा पहले भी होता रहा है, इंदिरा गांधी भी करती रही और लोग भी करते रहे हैं, लेकिन इतनी भद्दी स्थिति है लोगों को। दूसरी बात यह है कि उनका एजेंडा तय है, वो ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते, बाकायदा इस हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान देख रहे हैं, इस भारत में दो भारत वो देखते हैं। एक भारत हिंदुओं वाला भारत है और उसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों पर जितना आक्रमण होगा हिंदू उतना ही संगठित होगा, और ये आरएसएस का भी ये धंधा रहा है, सावरकर का धंधा रहा है, गुरु गोलवलकर का धंधा रहा है। उनका नवनीत पढ़ लीजिए, उनकी किताब पढ़ लीजिए, ये साफ साफ नजर आता है कि उनका ये एजेंडा है। इस एजेंडे में वो बहुत हद तक सफल दिखते हैं, क्योंकि अभी भी जो कर रहे हैं सीएए का जो मामला उठाया जा रहा है, उससे ये लगता है कि अब ये ध्रुवीकरण जो है वो तेज होगा, जितना मुसलमानों पर आक्रमण होगा उतना ही तेज होगा। और अगर ये होता रहा तो एक बार 1947 में देश टूटा, और दूसरी बार वो पूरी तरह, उस समय भी सावरकर ने ही पहले 2 राष्ट्र सिद्धांत उन्होंने दिया था, बाद में जिन्ना और तमाम लोग ये शामिल हुए। आज की तारीख में वो फिर जो बात आ रही है कि एक देश के अंदर 2 देश बनाने की जो चेष्टा है, यह प्रधानमंत्री को, बीजेपी के नेताओं को ये कतई नहीं करना चाहिए था। एक भी लोकसभा में केरल में कहीं पर एक टिकट दिया गया है दिखाने के लिए, तो मुझे लगता है सावधानी से केवल यह बस सोचिए कि कांग्रेस क्या कर रही थी, अब ये सोचिए कि क्या देश बट जाएगा, क्या देश को बिखेर दिया जाएगा और इसकी वजह प्रधानमंत्री होंगे, जैसे कि जर्मनी में हुआ, हिटलर क्या करते थे उसी दौर में हम लोग जा रहे हैं। ये ज्यादा खतरनाक बात है। भ्रष्टाचार से ही मुझे लगता है, भ्रष्टाचार तो है ही, सही पार्टियां ने अपने अपने तरीके से उसको किया है, उसको सैंक्शन भी किया है। अदना मुखिया का चुनाव लड़ा जाता है तो 50 लाख रुपया मैंने खर्चा होता है, एमएलसी का चुनाव लड़ता है तो मैंने करोड़ों रुपया खर्चा करता है। ये तो एकदम ओपन फैक्ट है, और भारत में है ही। अमेरिका में क्या होता है, बाकायदा बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहले ही बैठ जाती है कि इसको कितना कैंडिडेट को दिया जाएगा, उसके अनुसार से कैंडिडेट बनाया जाता है। तो लोकतंत्र को पूरी तरह से भ्रष्ट किया गया है। 2014 चल रहा था, प्रधानमंत्री अडानी के जहाज पर उड़ने वाले थे, वो चित्र आता है बाकायदा अडानी के साथ आता है। वो कौन सी दोस्ती थी, पहले भी टाटा बिरला, हम लोग कहते थे कांग्रेस की सरकार, टाटा बिरला की सरकार, तो टाटा बिरला से पैसा वैसा आता था, उसका अपना ये था। अडानी के जहाज पर जब उड़ने लगे और अडानी को ले लेकर जहाँ तहाँ घूमने लगे, तो क्या लगता था कि ये बहुत स्वच्छ आदमी है। क्या ये स्वच्छता की निशानी थी कि अभी जो टाइम अभी डिटेल से मित्र ने बताया है कि वो जो पैसा है वो पीएम केयर्स पे क्या है, किसका पैसा है पीएम केयर्स पे, क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं। जो पार्टी दल दूसरे को कहता रहता है कि ये दिखाओ वो दिखाओ ऐसे करो, पीएम केयर क्या आपका पैसा है, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, तो वो सार्वजनिक पैसा नहीं है और उसको आपने दिखाना जरूरी नहीं समझा। ये पहले इस तरह का काम नहीं होता था। अभी मुझे ये लगता है कि पार्टियों के जितने भी फंड हैं, जिसके भी फंड हो, सबको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, सबको। पार्टियां, जो सवाल आम आदमी पार्टी के लोग उठा रहे थे, दुर्भाग्य है कि जब वो सत्ता में गए तो वही सब करने लगे जो दूसरे लोग करते थे। लेकिन ये सही सवाल था कि खजाने को ओपन करो, किसका पैसा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। अगर जनता का पैसा नहीं है तो ये पैसा कहाँ से, मॉरिशस से आ रहा है, चीन से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, कौन प्रभावित कर रहा है। क्योंकि पैसा का प्रभाव बृहत्तर है, मैंने बहुत बड़े पैमाने पर। भागलपुर का बाजार बदल गया मित्रों जब ये सृजन घोटाला हुआ था। मैंने बड़ी बड़ी दुकानें और तमाम चीजें वो मैंने खुली थी, और राष्ट्र के स्तर पर इतनी बड़ी घटना घट रही है कि बीजेपी अपने मोटिव में वो जानती होगी
कि जहां कोई समस्या नहीं होगी, किसी प्रकार को कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। मुझे लगता है कि यह वैसा ही स्वर्णिम काल आता हुआ दिख रहा है कि सत्ता इस तरह से निठल्ली बनी रहेगी, उनके पास कोई काम नहीं है सिवाय भाषण देने के लिए, विपक्ष के पास भी कोई काम नहीं सिवाय घेरने के लिए, किसी के पास में कोई बुनियादी ना तो सवाल है ना उसकी समझ है। मुझे लगता है कि मेरे जन्म काल के पहले और खास करके 60 और 70 और 80 के दशक में चाहे पक्ष को हो चाहे विपक्ष को हो, सभी नेताओं के पास में नैरेटिव्स थे। जब लोहिया खड़े होते थे या फिर जयप्रकाश नारायण जब बोलते थे या वाजपेयी जी बोलते थे या फिर उस वक्त के जो कम्युनिस्ट नेता थे वे बोलते थे, तो जनता को भरोसा होता था, जनता सुनने के लिए जाती थी। कई किलोमीटर पैदल चल करके वाजपेयी जी का भाषण सुनने के लिए जनता जाती थी। जनता को कुछ मिले ना मिले, लेकिन नेताओं के प्रति जो समर्पण था, जो सम्मान का भाव था, यह भाव तो मौजूद था पहले भी। आज जिस प्रकार की देश की हालात है, और हालात में देश की बात करो, किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं। कल सुप्रीम कोर्ट का जो कोड़ा पड़ा है सत्ता पार्टी के ऊपर, वो निश्चित रूप से, क्योंकि आप पार्टी में हैं तो आपसे ज्यादा शुचिता की अपेक्षा होगी। आप जब घर के अभिभावक हैं तो आपसे बड़े व्यवहार की उम्मीद की जाएगी, आपसे कम से कम भूल होने की उम्मीद की जाएगी। छोटे मोटे विपक्षी दल हैं वो टूट जाए, थोड़ा समझौता कर लें, बहक जाए, बिगड़ जाए, ये बात समझ में आती है कि छोटे दल हैं, चलो भाई 1-2 सीट पाने के लिए कुछ कर रहे हैं या सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं, तो छोटे दलों के अपराध तो माफ किए जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के द्वारा की जा रही भूलें अक्षम्य अपराध है। निश्चित रूप से अभी तक हम लोगों को लग रहा था कि राजनीति में जब आप होते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के आरोप लगते हैं, और हम लोग अपने तमाम बैठकों और भाषणों में कहते रहे हैं कि अगर आपको गांधी होना है तो गांधी होने का जो है अंतिम पुरस्कार क्या है? 3 गोलियां। बिना 3 गोलियां खाए हुए आप गांधी नहीं हो सकते हैं, और बिना जहर पिए सुकरात नहीं हो सकते हैं, बिना अपमानित हुए शंकराचार्य नहीं हो सकते, बिना कोरे खाए कबीर नहीं हो सकते। इस देश में जितने महानायक हुए हैं, आदर्श पुरुष रहे हैं, जो हमारे प्रेरणा के केंद्र हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर समाज ने बहुत अत्याचार किया, बाद में समाज ने स्वीकार किया। जब इस निजाम को घेरने की बात होती, जब संसद की चौखट पर जाकर के इन्होंने सर नवाया था, लगा कि भारत का लोकतंत्र जिंदा हो गया है, और पुराना जो लोकतंत्र है आदर्श से एकदम देदीप्यमान लोकतंत्र, दिव्य लोकतंत्र खड़ा हुआ, और देश का प्रधानमंत्री अपने को प्रधान सेवक कहता है और संसद की चौखट पर जाकर के सर नवाता है, तो निश्चित रूप से चाहे विरोधी क्यों न हो, वो दृश्य अच्छा लगता था। एक उम्मीद थी कि भाई कोई परिवार नहीं, कोई बाल बच्चा नहीं, कोई बेटा नहीं, किसके लिए धन जमा करेगा ये व्यक्ति। यह भी एक अपेक्षा थी कि एक ऐसा देश का नेता है जो अपने लिए संचय नहीं करेगा। ये तमाम प्रकार की अपेक्षा थी, और कहते भी रहे प्रधानमंत्री मोदी जी कि मैं तो फकीर हूं, कब झोला लेके चला जाऊंगा। ये तमाम प्रकार की बातें बड़ी आशा जगी थी, और हम लोग भी जब कभी संघ के कार्यकर्ता हुआ करते थे, स्वीकार करने में क्या दिक्कत है, कल्पना करते थे एक बार कम से कम वाजपेयी जी देश का प्रधानमंत्री हो जाए तो निश्चित रूप से उस देश का कायाकल्प हो जाए। एक स्वाभाविक बाल मन में यह अपेक्षा पैदा होती थी। जब हम लोग कॉलेज में प्रवेश ही किए थे तो अपेक्षा होती थी एक बार वाजपेयी जी को मौका मिल जाए, इस देश का कायाकल्प हो जाएगा। एक स्वाभाविक अपेक्षा थी। लेकिन इन दिनों इतनी नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आएगी, उनके इतिहास में तमाम निषेध की बातें उल्लिखित होंगी, यह उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं ये जानता हूं कि बुद्ध होने के लिए सिद्धार्थ होना बहुत जरूरी है, ये ठीक है, लेकिन बुद्ध होने के लिए लुटेरा होना बहुत जरूरी नहीं है। बुद्ध होने के लिए शुद्धोधन का बेटा होना आवश्यक है, यह भी सच है, लेकिन वो बीरप्पन का बेटा होना आवश्यक नहीं है कि आपको एन केन प्रकार मार करके लूट करके संपत्ति जमा कीजिए तब आपके भीतर से बुद्धत्व जगेगा। यह ठीक थ्योरी नहीं है। नरेंद्र मोदी से बड़ी अपेक्षा समाज को थी, और आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा समर्थकों वाली पार्टी है, सबसे ज्यादा ताकत है, सब कुछ है, ब्रेन है, मैनेजमेंट है, माइक है, सब कुछ इनके पास में है। लेकिन इतना तमाम अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद भी इस प्रकार के प्रपंच में, इस प्रकार के तोड़ फोड़ में निश्चित रूप से जिनके मोबाइल बज रहे, एक बार रोक ले, हाँ डिस्टर्ब कर रहा है, जिनके कॉल आ रहा है किसी के मोबाइल पर जे, तो यह निश्चित रूप से जो है जो चीजें सामने आई है वो बिल्कुल एक क्रम टूट जाता है कुछ डिस्टर्बेंस के बाद। मुझे लगता है कि ये तमाम प्रकार के जो सवाल समाज के सामने में है, आदर्श क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, शिष्टाचार क्या है,
और जो शिष्टमंडल भी होते हैं, अब तो देखते हैं कि जो शिष्टमंडल बन करके जाते हैं कार्यालय में, वो कितना अशिष्ट होता है। यह हम लोग देखे हैं, जितना तोड़-फोड़ होगा, जितना अशिष्ट रूप से पेश आएगा, उसी को शिष्टमंडल भी कहते हैं। जो जितने भ्रष्टाचारी हैं, उसको शिष्टाचार का इंस्टीट्यूशन है। ये ठीक बात है कि बिना खर्च का नहीं चलेगा लोकतंत्र, आखिर क्या जरूरत है? मैं तो अगर इतना ही खर्च के प्रति आप आग्रही हैं, मैं तो यह कह रहा हूं कि कोई बात नहीं है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, कारपोरेट के नाम पर, अडानी के नाम पर, मैं कहता हूं कि मोदी जी, इस चौपाल से एक अपील है, अगर आप कारपोरेट के जाल में फंस गए हैं, कारपोरेट ने दाना डाला है, लोभ से आप में उसमें फंस गए हैं, अब आपके पास कोई विकल्प अगर नहीं है जाल से बाहर निकलने का, अब मोदी जी से, इस चौपाल से हमारी अपेक्षा और अपील है, अगर आपको लगता है कि हम देश के लिए कुछ हम करना चाहते हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, आपकी मंशा सही है, आपकी नीयत सही है, और आप किसी न किसी कारण से आप फंस गए हैं कारपोरेट के जाल में, तो बेहतर यह होगा कि आप जाल लेकर के उड़ जाइए, कारपोरेट का पैसा लूटिए, गरीबों में बांट दीजिए। और पिछले आंदोलन में जो किसान, 700 किसानों ने अपनी कुर्बानी दी है, जिसको आप गिनना भी नहीं चाहते, उस मौत को आप तो कहते हैं कि वो मरा है, अपना शहीद मत कहिए शहीद, लेकिन वो अपने मुद्दों के लिए अपनी आहुति दी है। आजादी के बाद इतने बड़े पैमाने पर भारत का किसान या तो खेत में मरेगा या वो सड़क पर मरेगा, उसका बेटा वहां मरेगा, तुम तो मलाई करते रहो, चापते रहोगे वहां से। इसलिए मैं इस बात को कर रहा हूं कि भैया अपेक्षा आपसे थी, यह चौपाल निश्चित रूप से आप बड़ी अपेक्षा लेकर के यह चौपाल पर हम लोग जमा हैं। आखिर क्या बेहतर हो, क्या इसको नियति के रूप में स्वीकार कर ले? अरे सब खत्म है तो क्या करना है, या फिर हम अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बचाएं, या अपने हिस्से की भूमिका को रेखांकित करें, क्या करना है? अगर हम जिंदा जमात हैं, अगर राष्ट्र के किसी एक कोने में अगर कहीं दर्द होता है और उसकी अनुभूति मेरे पास नहीं होती, तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल विकलांग हैं। मुझे लगता है कि हम लोग सकलांग हैं, दिव्यांग हैं, संवेदना है, समाज की जो संवेदनशीलता हमारे पास में, इन तमाम सवालों के साथ इस एपिसोड में हम लोग हैं। और मैं सीधे तौर पर अखिलेश जी के पास में आ रहा हूं। अखिलेश जी, ये जो लगातार घटना CAA और बंगाल से लेकर के हरियाणा तक जो भी सारी चीजें हुई है, तो क्या लग रहा है कि यह अभाव को ढकने का उपाय मात्र है, या नरेंद्र मोदी किसी प्रभावी भूमिका में हैं? आपने जो विषय वस्तु रखा है, माने शुरुआत में ही उसमें कई विषय थे शामिल, और मनोज जी ने भी कहा उस पर, निवीर जी ने कहा, और डॉक्टर योगेंद्र जी ने काफी बातें रखी उस पर। सबकी अपनी अपनी राय है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स दो धारे पर चलती है। ये सुकरात और ये क्या बुद्ध और ये माने तमाम तरह की और आज देखने नहीं आ रहे हैं। उनके आदर्श को हम फॉलो करते हैं। ये बातें सुनने में जितनी अच्छी लगती है, वो समझिए कोई उसको आत्मसात नहीं करता है बाबा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पिछले 20 साल का इतिहास देखिए, तो इस देश में पढ़ने लिखने की क्षमता बहुत खत्म हो गई है। आप भले ही दिखाने के लिए अपने कमरा में किताबों का बंडल रखेंगे, लेकिन किसी किताब का रैपर भी नहीं खुलता है। सच्चाई ये है कि जब से गूगल बाबा, गूगल महारानी आए हुए हैं, पूरा ज्ञान वहां पर चला गया है। वो जो भी है, दिन भर लोग उसी में लगा रहता है। तो एक तो ये चीज है। वो जो है, हमारे जितने भी पूर्वज थे जिन्होंने बेहतर काम किया, वो शानदार काम किए थे। वो लोकतंत्र में किए हो, इतिहास में किए हो, अर्थशास्त्र में किए हो, सामाजिक जीवन में, नैतिक जीवन में बहुत बेहतरीन साहब काम किया। और यही वजह है कि देश आज भी उसका उदाहरण देता है। खैर, ये जो है ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि विषय वस्तु भी थोड़ा सा प्लेन और वो रहना चाहिए एक विषय के साथ। अब मेरा ये कहना है कि आपने मुद्दा उठाया था इसका, ये चुनावी बॉन्ड का। तो चुनावी बॉन्ड के जो आर्थिक पक्ष हैं और आर्थिक में नीतिगत पक्ष जो है, उस पर मनोज जी ने काफी कुछ कहा। नीतिगत पक्ष में बोलता हूं, उसको समझ जाइए। लेकिन ये जो है ना, चुनावी बॉन्ड का जो पूरा खेल है, ये पूरा देश के साथ कितना बड़ा रॉबरी आज तक नहीं किया गया था, ये सुन लीजिए। और इसका खुलासा भी होगा, लेकिन दुख इस बात का है इस लोकतंत्र में कि उस खुलासे के बाद होगा क्या, कौन उस पर जो है मातम मनाएगा, उसका क्या होना है उसमें। हम में से कई लोग जो है, समझिए कि पार्टीगत
किसी पार्टी के सपोर्ट में बोलना और पार्टी के विरोध में बोलना, जैसे लगता है मेरे गले पर छुरी चल रही है। मैं कल बीजेपी ऑफिस में गया था, वो एक आदमी से किसी का वो मित्र हमको बुला कर ले गए थे, और सुन लीजिए मैं वहीं बैठा था, बाहर जहां होता है वो सब, एक जो है ना कोई हमसे बाइट ले रहा था। उस बाइट पर मैंने कहा कि दलालों की महफिल है, संघ का कोई आदमी वहां बैठा हुआ था जो जासूस सब नहीं घूमता रहता है ऑफिस में, हमको टोक दिया, कह रहे भाई साहब आप कहाँ बैठे हैं कि एंट्री बंद हो जाएगी। हम कह रहे भाई बंद कर दो एंट्री, कौन साला मैं यहाँ डेली आता हूँ, जीवन में तो दूसरी बार आया हूँ यहाँ पर। तो ये स्थिति है। मैं ये कह रहा हूं कि उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे 17-18 के दौरान में, और जब ये चुनावी बॉन्ड 18 में लागू हुआ है, ये जब ये चुनावी बॉन्ड की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, तो उर्जित पटेल ने ये साफ साफ कहा था कि चुनावी बॉन्ड से जुड़े हुए मामले को आरबीआई खुद इसको मॉनिटर करेगा। आप रिकॉर्ड देखिए, और सरकार ने नहीं माना और उसको एसबीआई के हवाले कर दिया। ठीक, आज एसबीआई का जो भी 100, 150, 2 साल का इतिहास है, उसकी सेहत पर, उसकी ईमानदारी पर, उसके वर्किंग स्टाइल पर या उसके इकबाल पर कितना बड़ा धक्का लगा है, ये तो बाद का विषय है। मैं तो ये कहता हूं कि एसबीआई की पूरी पूंजी, जो उसकी जो ईमानदार पूंजी थी, वो ध्वस्त हो गई, खत्म हो गई। ईमानदार पूंजी तो उसी समय से खत्म होती चली गई जब समझिए कि इस देश में एसबीआई के द्वारा जो लोन दिए गए थे बड़े बड़े कारोबारियों को, और वो उनकी मिली भगत से लूट कर भाग गए। ये अभी समझ जाइए। और आज उर्जित पटेल का यह उस समय का बयान आज मौजू लगता है। उर्जित पटेल ने उस समय कहा था कि अगर ये किसी भी बैंक में, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के हाथ में अगर ये मामला जाता है तो ये देश के लिए एक बड़ा धोखा होगा। आज उर्जित पटेल नहीं है, माने वो छोड़कर चले गए। क्यों गए यह भी इस देश के नागरिक को आज पता नहीं चला कि उर्जित पटेल आरबीआई को क्यों छोड़ा, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके क्या वाद विवाद थे, ये कोई नहीं जान पाया, न कोई रिसर्च हो पाया, न मीडिया ने आज तक इस पर कोई खोज खबर ली। लेकिन आज जो एसबीआई के साथ और चुनावी बॉन्ड के साथ जो खेल हुआ है, आज हम महिमा गान कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने वो नहीं डाला होता, क्या कहते हैं, याचिका नहीं डाली होती, और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं किया होता, तब क्या होता? तब तो ये तो अंधेर बटेर है कि माने लूट के खा रहे हैं। आप बढ़िया कॉलर बनाकर सबसे ईमानदार का वो लगाए हुए हैं। अरे मैं बार बार आपको बोलता हूं कि दिन भर में 18 घंटा मेहनत करता हूं, मेरा पेट नहीं भरता है, तो मैं मूर्ख हूं ना भाई। और आप कुछ नहीं करते हैं, जुगाली करते हैं और आप गाड़ी में चलते हैं। यही कहानी है ना। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अभी जो बात चल रही थी, प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ कहता है कि वो क्या हम गरीब हैं, चाहे पता नहीं, इस बात की चर्चा ही इस देश में अब नहीं होनी चाहिए। भाई गरीब रहो चाहे बेचो, आप देश के प्रधानमंत्री बने हो तो प्रधानमंत्री का जो जीवन शैली है, जो देश के लिए जो उसको करना है उस पर काम करो ना भाई। तुम क्या बेचते थे नहीं करते थे मैं क्या जानूं। जर्मनी और इटली में पॉलिटिकल जो साइंस लिखे गए, उसमें 2 तरह के साइंस लिखे गए हैं। एक है फॉरवर्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी और एक है बैकवर्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी। फॉरवर्ड का मतलब जातिगत नहीं, फॉरवर्ड का मतलब आगे की सोच। अब बैकवर्ड मतलब जो पीछे मंथन हम करते रहते हैं कि फलाना आदमी ये थे, अब फलाना, अरे फलाना आदमी से क्या, तो जो तेज आदमी होता है, जो ठग होता है, जो बेईमान होता है, वो फॉरवर्ड पॉलिटिक्स करता है। क्योंकि बैकवर्ड में क्या होता है, नैतिकता रहती है जमी हुई, तो नैतिकता की राजनीति कोई नहीं करना चाहता। आप समझ जाइए, गाय के नाम पर इस देश में बड़ी राजनीति होती। मैं बार बार कहता हूं, गाय धर्म का, धर्म से अगर जोर भी दिया जाए गाय को, और गाय हमारी माता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और लेख लिखते रहे हैं, और गाय के साथ क्या होता है इस देश के हिंदू समाज के ही बड़े बड़े
वो चलाते हैं जहां पर गाय को ये किया जाता है, क्या कहते हैं? अखिलेश भाई मैं तो अभी और हाँ, CAA पर तो मैं एक बात आपसे पूछे, इसका होना क्या है? हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि चुनावी बॉन्ड को लेकर आज शाम को इन्हें कुछ रिपोर्ट जारी किया है, रिपोर्ट जारी किया SBI ने, और रिपोर्ट जारी होने के बाद समझिए कि एक माने उसको जो है कल जो है 13 तारीख, कल है 14 के शाम तक उसको जो है चुनाव आयोग को में भी आपकी आवाज फिर गड़बड़ है, आपके माइक में गड़बड़ी है। नहीं, माइक में गड़बड़ी है क्या? योगेंद्र की आवाज, बोलिए आ रही आवाज, कह रही है अखिलेश जी की आवाज आ रही है। मैं यार बीच में कोई फोन करता है ना, हमारा बहुत लटपटिया वो सब है, सब जीवन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो जो है रिपोर्ट में क्या है उनको हम नहीं पढ़ पाए हैं, या माने हमारे संज्ञान में भी नहीं है, लेकिन मैं उसको बहुत नजरिए से मैं उसको देखूंगा, जो कि मेरी बहुत खास नजर उस रिपोर्ट पर है। मैं एक चीज बता देता हूं, इस रिपोर्ट को SBI ने अपनी साख गंवाकर, भद पिटाकर और इकबाल खत्म करके देश के इतिहास में, वो जो चेयरमैन है SBI का, क्या नाम है पता नहीं, वो कैसे जिंदा रहेगा, उस देश का नाक कटा दिया उसने, बैंकिंग सिस्टम का उसने। वो ये बताइए, इसका साफ मतलब है कि वो रिपोर्ट नहीं देना चाहता था, यानी कि डाटा और आंकड़ा को छुपा रहा था, चुरा रहा था। उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे कारण एक ही है कि इस देश में चुनावी बॉन्ड में जिन लोगों ने, कारोबारियों ने पैसा लगाया या बेचा या खरीदा, वो सब सेल कंपनी का पैसा है। देशों में जो व्यापार करते हैं, घोटाले करते हैं, वो सेल कंपनियों का पैसा सब उसमें है। ये अखिलेश जी आपका मोबाइल गड़बड़ आ रहा है, अखिलेश जी आपका मोबाइल गड़बड़ आ रहा है, साउंड इको हो रहा है, और मैं योगेंद्र जी के पास में आ रहा हूं। योगेंद्र जी चलते चलते आपको कुछ कहना है, दो साथी हैं, अब क्या करें, तकनीकी दिक्कत है, हम लोग भी क्या कर सकते हैं। अखिलेश जी की आवाज कैसे कॉल आ जाता है, दिक्कत होती है जी। बीच में रिकॉर्डिंग रुकी ये है कि बीजेपी के एक सांसद ने कहा कि 400 सीट आपको देना चाहिए जिससे संविधान हम बदल सकें। बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने उससे कहा कि ये व्यक्तिगत उनकी टिप्पणी है, इसमें पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने जो कहा है वो सही कहा है। बीजेपी का उद्देश्य तय है कि वो क्या करना चाहता है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में बीजेपी के लोग नहीं थे, शामिल नहीं थे। RSS में लोकतंत्र के लिए कोई तरीका नहीं है, एक तरफा है वो। जैसे राजतंत्र होता है, एक तरफ से बात की जाती है, उसी तरह से जो ट्रेनिंग होके नरेंद्र मोदी या अन्य लोगों का जो ट्रेनिंग है वो लोकतंत्र विरोधी ट्रेनिंग है, उनको लोकतंत्र पसंद नहीं है। तो जो भी आज़ादी की लड़ाई के बाद वो संविधान बना है, तो संविधान को बदलने की ख्वाहिश पाले हुए लोग बहुत दिनों से हैं। ये ऐसा नहीं है कि नई बात ही हो रही है, अटल बिहारी के ज़माने में भी थी, उसके पहले भी थी, उस समय वो ताकत नहीं थी, आज वो ताकत मिल रही है और इसलिए ये बात आ रही है। तब ये है कि संविधान जिस तरह से है अभी, और अगर 400 सीट आ जाती है तो हिंदू राष्ट्र वाली जो कल्पना उनकी है वो उसके लिए कोशिश करेंगे। उनके लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, किसानों का मरना कोई मुद्दा नहीं है, या फिर दूसरी तरह की चीजें हैं, वो मुद्दा नहीं है। उस मुद्दे का आधार पर उछाल कर वो यहाँ पहुंच गए। अब उनका जो आधार है, अब देखिए अभी तत्काल CAA लागू हो गया, 370 का महिमा मतलब मंडल हो रहा है, तो उनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य तय है। और मुझे लगता है इसके गंभीरता पूर्वक एक एक मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। बहुत बिखेर के करने से जो श्रोतागण भी जो होते हैं उनको लगता है कि पचमेल हो गया है। तो आगे हम लोग एक कोई मुद्दा, जो ही मुद्दा तय करें, पहले से इन्फॉर्म करते हैं, जिससे कि उससे संबंधित जो चीजें हैं वो अपने दिमाग में रहे और तब बहस हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। शेष समय बहुत ज्यादा हो गया है और मुझे इसके अलावा कुछ कहना
जी मनोज जी, बस एक एक मिनट में बात पूरी कर दे। निविर जी और अखिलेश जी भी हैं, आज तो तकनीकी दिक्कत ही ज्यादा होती रही है जी। नहीं, मैंने किस सवाल पर देखिए, ठीक है, ये कार्यक्रम का कंटेंट है। बाकी आज जो प्रस्तुति वाइज जो हुई है डिफेक्ट, मुझे लगता है एक ही टॉपिक कोई भी एक दिन विमर्श का विषय होना चाहिए। और समसामयिक घटनाएं शुरू में एंकर अगर कहता है तो वो इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है, लेकिन विमर्श एक ही टॉपिक पे होना चाहिए। मुझे लगता है कि आज का टॉपिक वही है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, जो आपको एक तरह से रहस्य उद्घाटन करना है सारे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करने वालों का नाम। मुझे लगता है कि आज हमारे प्रतिभागियों ने कुछ ज्यादा अतिरंजना दिखाई और बियॉन्ड प्रोपोर्शन हमने एनालिसिस का ट्रीटमेंट किया। ये कोई मोरल और नैतिक सवाल नहीं है, विशुद्ध एक न्यूज एनालिसिस की प्रोफेशनलिज्म है, उसकी एक टेक्निकलिटी है। क्या गलती हुई है वहीं तक अटैक करें। मुझे लगता है कि ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार नहीं है, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार पर रचे जाने वाले नैरेटिव का, पाखंड का एक तरह से विखंडन है। जो आज वह पता चला कि कैसे सत्ता का इस्तेमाल आप कॉर्पोरेट फंडिंग और पैट्रोनेज लेने के लिए करते हैं, और सरकार के होने का, सत्ता में होने का, आप तमाम बॉन्ड खरीदने वालों को आप ललचाते हैं कि आप सत्ता में, हमारी तरफ से आपको फायदे मिलेंगे, आपको बिजनेस इंटरेस्ट में आपके लाइसेंस, परमिट, कोटा और तमाम डिस्क्रिशनरी डिसीजन आपके फेवर में होंगे, आप हमें पार्टी को ज्यादा चंदे दो। ये व्यवहारिक रूप से होता भी है, लेकिन यह भी देखिए कि इस मामले में असंतुलन पिछले 5 सालों से चल रहा था, लेकिन अन्य दलों ने कभी भी जोरदार हमला इसको लेकर के नहीं बोला। क्योंकि वजह यह है कि सारी पार्टियां यह सोचती हैं कि आज इनका सत्ता है तो इनको पैसे जमा कर लेने दो, हमारी सत्ता होगी तो हम भी जमा करेंगे, और इस आधार पर ये चीजों को उस तरीके से नहीं मुद्दा बनाते। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बड़ी चर्चा होती है कि सबके लिए समरूप और समान एक तरह से परिस्थितियां तय की जाए, तो पॉलिटिकल चंदे का भी एक तरह से एक बराबर ट्रीटमेंट हो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो लोकतंत्र का पूंजीवाद अपने बड़े नग्न स्वरूप में आएगा। और मैं इससे सहमत नहीं हूं कि हम चुनाव को खर्चीला बनाने से रोक नहीं सकते। मुझे लगता है जब भ्रष्टाचार अगर मुद्दा है तो भ्रष्टाचार का चुनाव में जो फाइनेंसिंग होता है, भ्रष्टाचार की बड़े पैमाने पे वहां से शुरुआत होती है। वीपी सिंह ने यह कहा था कि अगर हम चुनाव में अगर मनोज जी, हाँ, निविर जी को भी बोलना है, अखिलेश जी को। निविर जी, ठीक है, अभी 4 समय है। हाँ, निविर जी आप बोले, ठीक है, मैंने अपनी बात। विजय जी, मनोज जी ने वही बातें कही जिसकी मैं अपेक्षा कर रहा था। मेरी आपत्ति सिर्फ यही थी कि यह मुद्दा, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मुद्दा, इमोशनल होने का नहीं है। और जिस आक्रोश और आवेश में बाकी के वक्ता लोग प्रहार करना चाह रहे थे, मैं कहा यह मुद्दा नहीं बन सकता है प्रहार का। हमारा, जिसे आपने नियतिवाद कह करके या यथास्थितिवाद कह करके टालने की कोशिश की, वस्तु स्थिति यही है कि हम गलत जगह पे प्रहार करते हैं और उससे खुद ही कमजोर हो जाते हैं। इसी को मैंने रेखांकित करने की कोशिश की थी कि अपने विरोध को डाइल्यूट खुद ही हम कर लेते हैं जब विपक्ष खुद डाइल्यूट करता है। इसलिए मैंने पिन पॉइंट होने की कोशिश की थी कि विपक्ष के पास क्या नैरेटिव। वही सवाल अपने मंच के प्रति भी है हमारा कि हमें पिन पॉइंटेड होना पड़ेगा। जो प्रस्ताव डॉक्टर योगेंद्र ने या अखिलेश जी ने या मनोहर जी ने दिया कि भाई हम पिन पॉइंटेड डिस्कशन करेंगे तो सुनने वाले बिल्कुल कल से वही होगा सर। जी हाँ, जी, तो ठीक है, टॉपिक एक ही रखा जाए। जी जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इस मुद्दे पे इतना ही विरोध है। जो टेक्निकलिटीज में जो मिस्टेक हुआ है उसको इमोशनल या मोरल वैल्यूज के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो टेक्निकलिटीज पे और सुप्रीम कोर्ट में जिन आधार। अब मैं अखिलेश जी के पास आ रहा हूं, क्योंकि अखिलेश जी, निविर जी ने कहा है कि अब इसको इमोशनल लेने की जरूरत नहीं है, इसको तकनीकी स्तर पर लिया जाए। जो करप्शन हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, इसको
मतलब टेक्निकल लेवल पर लिया जाए, इमोशनल और मोरल वैल्यू से इसको नहीं जोड़ा जाए। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। इसको बिल्कुल माने इसको जो है तकनीकी स्तर पर ही इसको इसका बखान किया जाए। हालांकि निवीर भाई को मैंने सुना नहीं, वो बड़ी तेज वो धीमी आवाज आ रही थी। धीमी आवाज से जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मेरा एक ही कहना है कि उसमें कौन चोर है, कौन साध है, कौन अच्छा बुरा, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए देश में कुछ गलत या अच्छा ही हो रहा है तो वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। चुनावी बॉन्ड सरकार ने अच्छे के लिए लाया, उसमें मान लीजिए गड़बड़ होने की संभावना है तो वो जो है ना पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। मैं ये भी कहता हूं कि सरकार कभी कभी बढ़िया स्कीम निकालती है, उसमें जो है नौकरशाह, आम आदमी या दलाल टाइप के लोग उसमें गलत काम करने लगते हैं, उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। सरकार का इरादा गलत करना नहीं होता है, लेकिन जिस तरह की राजनीति देश में चल रही है उस तरह की राजनीति में हमेशा इस बात की संभावना रहती है कि कुछ पार्टी अपने हित के लिए काम कर रही है। और जिस तरह से देश में समझिए कि आज की राजनीति में ये कॉरपोरेट घराने पॉलिटिक्स पर हावी हैं, उसमें और इस बात की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए। और इसका क्या असर चुनाव पर पड़ेगा 2024 में ये मैं नहीं जानता। इसका इस देश में कुछ नहीं होना है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आप मान लीजिए हम लोग बहस करते रहिए, हमारा काम है बहस करना, लोगों को जागरूक करना, लेकिन इसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा में केवल सत्ता सरकार नहीं बदली है, उसके पीछे की गणित को जानिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना खतरनाक खेल हुआ है, केवल सीएम नहीं बदला है, तो बहुत सारी चीजें हो रही है जी। और विपक्ष में जो पार्टियां हैं, अरे मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष की पार्टियां कौन साधु पार्टी है? राजनीति करने वाली पार्टी कभी साधु होती है? RA नाम लेने के बाद ही देह में सिहरन हो जाती है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को कि वो सब जो है ना राजनीति तक है अपना कमाने खाने का। जी जी मित्रों बने रहिए हमारे। जी अखिलेश, समाज सेवा का कोई नाम लेता है, कंप्लीट ठगी है। कोई समाज सेवा नहीं, ये व्यापार है, बिजनेस है, ये एक उद्योग है और अपना जीवन का अपना एक कार्यक्रम है अपना। चलिए अब राजनीति कोई अब मिशन नहीं है, राजनीति एक व्यापार है। इस व्यापार में सब अपनी अपनी दुकान लगा के बैठे हुए हैं, कुछ अपने अपने सपने को पैकेजिंग करके बेच रहे हैं। और हम लोग भी जिस पॉलिटिकल डिज्नीलैंड में घूम रहे हैं, कभी उस काउंटर पर कभी इस काउंटर पर, हम लोग की बहस जारी रहेगी। आज तमाम प्रकार की तकनीकी दिक्कतें हुई है और उधर से भी, हमारे तरफ से भी, मित्रों की तरफ से भी आज थोड़ा सा ज्यादा हम लोग कैजुअल जो है बिहेव में रहे हैं। बावजूद ये चौपाल का सौंदर्य है। जब मोदी जी अपने अभाव को ढक करके पैकेजिंग कर देते हैं तो हम अपने चौपाल के भी जितने अभाव है इसको भी पैकेजिंग करके बेच देंगे। निबिर जी के शब्दों में बने रहिए हमारे साथ में। शुभ रात्रि है तमाम दर्शकों की मेरी शुभकामनाएं, नमस्कार। और कल फिर 8 बजे हम लोग इसी बिल्कुल मुद्दों पर मुद्दा होगा। नमस्ते।